2022 के चुनाव का रिजल्ट अब सामने आने के बाद से चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी 47 सीटें जीत पाई है। वहीं उसके बाद हम आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हारे हैं, तो उसके बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए गए। लेकिन ये कहा गया है कि पुष्कर सिंह धामी अभी अपना पदभार संभालें। जब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है तब तक वे कार्य पर ही रहेंगे। इसी के साथ ही उत्तराखंड में अब नई सरकार का गठन कैसे होगा, नया चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा, इसको लेकर संभावित चेहरों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अपनी सीट से हारे हैं, इस पर भी गहनता से मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने कई सीटें जीती थी, उसमें से बीजेपी को काफी नुकसान 2022 में हुआ है। सीटें कम हुई है, इसको लेकर भी गहनता से मंथन किया जाएगा। वही खटीमा से हारकर सामना करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से अगले मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी पार्टी मंथन कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि विधायकों के बीच से ही कोई विधायक अगला मुख्यमंत्री होगा या विधायकों से बाहर के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इस बीच दो नामों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, जिसमें से पहला नाम कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और दूसरा नाम धन सिंह रावत का है। दोनों ही नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीतिक गलियारों में है। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कौन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अब गहनता से मंथन इस बात पर भी होगा कि आखिर इस चुनाव में सीटें घटी कैसे और कहां पर नेतृत्व को मंथन करना होगा और कहां पर फैसला लेने में चूक हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बैठकें भी होना है, अब उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा तो ये भी देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उत्तराखंड में नतीजे के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में संभावित चेहरे को लेकर अटकलें अब तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन होगा, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल अपनी सीट से हार चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। फिलहाल उन्हें कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है। जब तक नए चेहरे की तलाश खत्म नहीं हो जाती तब तक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहाड़ की रूपरेखा को देखते रहेंगे, उन्हें संभालते रहेंगे और उस पर कार्य करते रहेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल सीटें कम हुई है इस विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जल्दबाजी में 2017 में फैसले लिए गए, जो कई मुख्यमंत्री को, कई नेताओं को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, मंत्री का पद दिया गया, माफी चाहते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसे में समझना है कि यहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। इंद्रजीत सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि नतीजा आने के बाद अब ये सोचने की जरूरत है कि वोटों के जो शेयर वोट थे वो भी कम हुए हैं, जो सीट है वो भी बीजेपी की कम हुई है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? मैडम, पहले नाम ठीक करा है, के नाम से आईडी है, मेरा नाम है कैप्टन आई सिंह बढ़िया। इंद्रजीत जी, सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अरे भैया,
तो उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत के साथ 47 सीट पर बाजी मारी है, लेकिन 2017 की अगर बात करें तो उससे कम 2022 में सीट बीजेपी को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर बीजेपी का चेहरा पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट से हार गए हैं। उसको लेकर अब गहनता से मंथन की जरूरत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और संभावित बैठकें भी होंगी। अब बैठक कब होगी इसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। तो कैप्टन आईसी भदौरिया बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। भदौरिया जी, सारा रिजल्ट सामने है, जिसका इंतजार था वो जनाधार भी सामने है, लेकिन सवाल इस बात का है आखिर 2017 में जो परिणाम थे वो परिणाम 2022 में नहीं निकल कर सामने आए, ऐसा क्यों? बिल्कुल फातिमा जी, आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों ने झूठ पे झूठ फैलाया, किसान नाराज बताए, किसान बैठा दिए, फिर बीच में कोरोना चला उस पर भी लोगों ने झूठ को फैलाया कि सरकार लोगों को जो है ना टाइम से इलाज नहीं दे पाई, बहुत कुछ कहा। मगर हमने विकास किया और विकास के ही लिए हम लोगों के बीच में गए। हमने कहीं से कहीं लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इतनी आफत काल में भी, कोरोना काल की महामारी 2-2.5 साल कंटिन्यू तो बीजेपी का हर बार ये कहना था कि अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, सच्चाई तो जनता के सामने है। उसके बावजूद भी अगर बीजेपी की तरफ से ये निकल के सामने आए कि झूठ फैलाया गया, उसका असर जनता पर पड़ा, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। नहीं फातिमा जी, अलग नहीं हो जाता है। आप ये इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हो कि इतना झूठ फैलाने के बाद भी हम कंटिन्यू सरकारें किसकी आई है? वो विकास के ऊपर तो आई जो हमने लोगों को विकास किया है। लोगों को कोरोना काल में आप देखिए कि 80% प्रदेश की 80% से ज्यादा जनता को हमने फ्री ऑफ खाद्यान्न उपलब्ध कराया। कोरोना की महामारी में उनको फ्री ऑफ वैक्सीन दिलाई, लोगों को मकान दिलाए, लोगों को रोजगार दिलाए। ये सब चीजें हैं जो हमारे हित में जाती हैं। इसको जनता ने देखा और दोबारा हमें फिर चलिए मानते हैं इस चीज को, आईसीजी मानते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के हार की वजह आप क्या मानते हैं? खुद मुख्यमंत्री का वो चेहरा थे, युवा चेहरा थे, और बीजेपी ने बहुत ज्यादा उन पर भरोसा किया था और कुछ ही दिन हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। ऐसा क्यों, क्या हुआ? हार की वजह क्या हो सकता है जनता पुष्कर सिंह धामी को अच्छी तरह से ना पहचान पाई हो, उस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि इस चुनाव में बहुत ऐसे लोग चले गए हैं कि जिनकी उम्मीद नहीं करी जाती थी। पंजाब के प्रकाश सिंह बादल थे, वो कभी चुनाव हारे नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हमारी पार्टी को जो है ना उत्तराखंड में सबने लाइक किया, हमारे कामों को, हमारे विकासों को देखते हुए वहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और पुनः हमें आशीर्वाद दे में हमारी सरकार बनवाई। ठीक है, जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आईसीजी वही क्वेश्चन पे फिर मैं एक बार फिर आती हूँ कि सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के? क्योंकि आपने कहा हो सकता है जनता ने नहीं उन्हें समझा होगा, क्या बीजेपी ने उन्हें समझा है? नहीं, बीजेपी ने जब समझा है तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो हालांकि उनको थोड़ा समय कार्यकाल उनको बहुत कम मिला, पूरा कार्यकाल ठीक से उन्हें नहीं मिला, इसलिए अपनी वो कार्यशैली को जो ठीक से दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखा पाए। हो सकता है जनता इसलिए उनको न समझ पाई हो। तो अगले मुख्यमंत्री की बात है कि हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो पूरा इसको डिसाइड करता है और वो डिसाइड कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी बन सकते हैं, कोई नया पार्टी चाहेगी तो किसी नए को भी ला सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी डिसाइड करती है, किसी एक का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक जनाधार है पार्टी का। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ पूरा संगठन से लेके और सत्ता तक सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको मंत्री बनाना है, ये पूरा हमारा पार्लियामेंट बोर्ड देखता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो परमानेंट सीट है।
ये चीजें कांग्रेस है और दूसरी अन्य पार्टियां हैं, ये सब एक परिवार की पार्टियां हैं। मैं आपको गिनती करा दूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में बीजेपी को छोड़ के कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवार की पार्टी ना हो। कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी थी, वो परिवार की पार्टी है, इसलिए आज फैल हो गई। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक परिवार की पार्टी है, बंगाल में टीएमसी एक परिवार की पार्टी है। चलिए, चुनाव के दौरान परिवारवाद तो छाया ही रहा, लेकिन एक सवाल और भी है आईसी जी कि यहाँ पर जो बीजेपी की सीटें घटी है उस पर तो बीजेपी के बीच दुविधा तो आ गई है, उस पर तो बीजेपी के बीच दुविधा आ गई है कि अब जो 2017 में गलती हुई, जल्दबाजी में पद दिया गया, अब 2022 में उस पर बहुत ही ज्यादा सोच समझकर फैसला लिया जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, फातिमा ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार कैसे बन जाती? हमारी सरकार बनी है तो जनता तो वहाँ की हमें चाह रही है, चलिए हमारे कामों को देखते हुए। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उन्हें ऐड कर लेती हूँ। शाहीन चौधरी जी, अब रिजल्ट सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के वोट भी घटे हैं और सीट भी घटी है। इसके पीछे की वजह आपने क्या भापी? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपने काम किया है, आपने खुद देखा होगा कि बीजेपी के विधायकों ने कितना काम किया, अधिकारियों ने कितना काम किया, उसका प्रभाव उत्तराखंड की जनता पर कितना पड़ा। देखिए, राज्य में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए, और जिस समय मुख्यमंत्री को बदला जा रहा था उस समय राज्य में एक नेगेटिव मैसेज जनता के बीच जा रहा था। अंत से पार्टी ने एक बार फिर निर्णय लिया और तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी जी। पुष्कर सिंह धामी नौजवान युवा चेहरा के तौर पर ऊर्जा से परिपूर्ण और भरपूर चुनाव मैदान, एक तरीके से चुनाव मैदान में, क्योंकि वो 4 महीने पहले उनको बनाया गया था, बैटिंग करने उतरे और उसी का ये आज परिणाम है कि आज 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। जहाँ तक आपने कहा कि सीटें कम हुई है और वोट प्रतिशत में गिरावट हुई है, जो लगातार 4.5 सालों तक 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले, उसका राज्य की जनता पर असर पड़ा और राज्य की जनता में उसका मैसेज भी ठीक नहीं जा रहा था। उसी के चलते हो सकता है ये गिरावट आई हो, मगर जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने काम किया और काम करने के साथ साथ उन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी पहचान बनाई और अपने विकास कार्यों को पहुंचाया, उसी के बल पर आज कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीतकर % बहुमत उसने हासिल किया है। और वोट भले ही कम का हुआ हो, मगर सीटों की हम बात करें तो सीटें 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। जहां हम एक और ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है, तमाम सर्वे जो है इस बात कह रहे थे कि कांटे का मुकाबला है, मगर आप देखिए कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं दिखाई पाई और वो मात्र 17-18 सीटों पर जो है सिमट गए थे। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हुआ है और उसी के चलते हुए बिल्कुल ये नतीजा किसी को हैरान कर देने वाला था और किसी को संतुष्ट कर देने वाला था, लेकिन नतीजा तो बीजेपी के पक्ष में आया। इसके पीछे की वजह क्या रही ये भी अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो सीटें घटी हैं उस पर मंथन करना बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरी है। आईसीजी, देखिए हमारे ब्यूरो चीफ ने साफ तौर पर कहा कि बार बार मुख्यमंत्री जो बदले जा रहे थे उसका इफेक्ट पड़ा है, क्या ऐसा आप मानते हैं? हमें इस चीज को हम इसलिए नहीं मानते हैं, बाकी आपके रिपोर्टर की सोच उसकी अपनी जगह उसकी हो सकती है। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम बेहतरीन काम कर लिए। अपने मुख्यमंत्री अगर लगता है ऐसा कोई मुख्यमंत्री है वो अपने क्षेत्र को नहीं बेहतरीन समझ पा रहा है तो हम दूसरा भी कर देते हैं, या हो सकता है मुख्यमंत्री की हमें जरूरत केंद्र में पड़ती है तो हम दूसरा रख सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट हमारा, लेकिन ये भी तो सोचना जरूरी है कि अगर बार बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, आप अपने सोच से बता रहे हैं, तो उस पर जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जनता तो जनाधार है ना, जनता ही तो नेता को सत्ता मिलाती है, पार्टी को सत्ता मिलाती है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जनता के काम कभी बंद नहीं होते। मुख्यमंत्री भले ही बदल जाए मगर जनता के जो काम है वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तो जिस तरह से हमने पहाड़ों में एक एक मकान भी जहाँ रहा है वहां भी जो है ना पूरी सुविधाएं पहुंचाई है, पूरे वहां विकास के कार्य किए हैं, तो जनता इसलिए हमें वहां की चाह रही है। आप देखिए ना कि हरि सिंह रावत है कांग्रेस के, उनको मीडिया भी दिखा रही थी कि आपकी बात तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं,
और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। मगर उनका हर्ष क्या हुआ कि कितनी बुरी तरह से वो हारे और कांग्रेस कहीं भी नहीं रही। अब फिर भी आज जो है ना 2/3 बहुमत से पहुंच गए जाके। तो ये हमने जो काम किए है, इसलिए उत्तराखंड की जनता हमें चाहती है। ठीक है, मुख्यमंत्री हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो लोग बदलते हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। वो विकास में उसका कोई रुकावट या कोई बोलो की कमी आ जाए तो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जहां अगर कोई मुख्यमंत्री बैठा है और दूसरा आता है तो विकास हमारे सुचारू पहले भी चल रहे थे और जो आएगा वो भी उसको उससे और ज्यादा गति देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो बहुत सारी चीज चुनाव से पहले बैठकें हुई, आला नेतृत्व भी वहां पर आए दिल्ली से, ये भी कहा कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। क्या उसका भी असर पड़ा है? मैं शाहीन चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या उसका भी असर पड़ा है? क्योंकि 2-4 सीटें ऐसी है जिस पर बसपा ने बाजी मारी है और निर्दलीय ने बाजी मारी है, जहां पर बीजेपी थी और कांग्रेस थी। देखिए, ये उत्तराखंड की विधानसभा में पहली बार ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आप हर विधानसभा की तस्वीर उठा के देखें तो निर्दलीय 1 या 2 हमेशा जीत कर आए। इसकी विधानसभा ऐसी थी जिसमें बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता था। उससे पहले की आप बात करो तो बीएसपी के प्रत्याशी पिछली विधानसभा जीत, बार भी बीएसपी को 2 सीटें मिली है और सीटों की संख्या 2 है। हमेशा विधानसभा में निर्दलीय कराए हैं और एक विधानसभा को छोड़कर यदि आप बात करें तो बीएसपी भी अक्सर चुनाव में जीतकर आई है। जी, लेकिन शाहीन चौधरी जी, एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। जिस युवामान चेहरे को बीजेपी भाजपा लेकर उत्तराखंड में आई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, वो ही अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गए। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद पुष्कर सिंह धामी के लिए एक सोचने की बात है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतकर जो है इस राज्य में आई, तो एक प्रचंड बहुमत आप इसे कह सकते हैं कि आई, और खटीमा से वो खुद चुनाव हार गए। हालांकि खटीमा की मुख्य वजह ये भी है कि वो पहली बार ऐसा नहीं है कि जीते हैं, उससे पहले भी 2 बार वो वहाँ से चुनाव जीते हैं, तीसरी बार वो चुनाव वहाँ से हार गए। लगातार इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी ऊर्जावान और नौजवान चेहरा है, भुवन काफी, हो सकता है कि वो जनता के बीच उनको बेहतर काम करने का अवसर मिला हो, जनता से ज्यादा कनेक्ट होने का काम उनको अवसर मिला हो, और कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे के तौर पर वहाँ की स्थानीय जनता ने उनके काम पर या उनके चेहरे पर मोहर जो है लगाई है। और आज इसी का परिणाम है कि लगभग 7,000 वोटों से के आसपास जो है वो चुनाव जीतकर आई है। पार्टी जब हार की समीक्षा करती है तो हार की समीक्षा में मुख्यमंत्री के चुनाव के हार की भी समीक्षा की जाएगी और किस कारण से हुई है, कहाँ किस प्रकार की चूक रही है, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उस कमी को दूर करने का प्रयास करेगी। हर राजनीतिक दल हार की समीक्षा करता है और किस चीज पर किस कारण से चुनाव हारे हैं उसकी बखूबी समीक्षा भी की जाती है और उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। मगर ये सत्य है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी उसने प्रचंड बहुमत राज्य की जनता और राज्य की जनता से लिया और 48 सीटें राज्य की जनता ने उसको दी, मगर वो खुद अपना चुनाव हार गए। कुछ वोटों से वो 1000 वोटों से अपना चुनाव हारे हैं, तो उसकी समीक्षा निश्चित तौर पर की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए निश्चित तौर पर एक ये व्यक्तिगत उनकी बहुत ही क्षति हुई है कि वो खुद चुनाव हार गए हैं, तो उसका उनको भी। लेकिन बीजेपी ने एक इतिहास जरूर रचा है शाहीन चौधरी जी, बीजेपी ने एक इतिहास जरूर रचा है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन ये उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि दोबारा बीजेपी ने सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर देखिए, युवा सरकार अब की बार 60 पार का नारा दिया गया था और 60 पार तो नहीं हो पाया, मगर प्रचंड बहुमत की सरकार आई। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और इस बात का सरकार के कार्य को पसंद किया है और सरकार जनता के मानक पर भी खरी उतरी है और यही वजह है कि बहुमत से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला। लेकिन आईसीजी, अब 2017 की अगर बात कर लिया जाए तो तब की तस्वीर कुछ और थी और अब की तस्वीर कुछ और है। इससे ये बीजेपी को जरूर मंथन करना चाहिए कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो सीटों का नुकसान आगे भी उठाना पड़ सकता है। क्या ऐसा मानती है बीजेपी? बिल्कुल, पार्टी हमारी कोई भी हमारी चूक रहती है, हम उस पर बिल्कुल मंथन करते हैं, हम ये उसको नजरअंदाज करते ही नहीं करते। तो इस पे बिल्कुल हम मंथन कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी की अगर हार हुई है
तो उनके कारण क्या है, पूरी पार्टी इसमें विचार कर रही है। हम उन काम अगर जहाँ भी हमारी कोई कमी उसमें आईसी जी एक चीज और रही है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले वो चीज दूर करने की कोशिश भी हाईकमान ने की थी। अधिकारियों और संगठन के और विधायकों के बीच जो तल्खियां थी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की। क्या जो ये परिणाम सामने आए हैं, जो रिजल्ट थोड़ा ठीक है पहले के अगर मुकाबले, बीजेपी तो हार जीती है ही है, लेकिन क्या उसका भी असर पड़ा है? नहीं, हो सकता है कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि हमारे कार्यकर्ता और वहाँ के जो जिला अधिकारी होते हैं तो उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तल्खियां आने की वजह से हमारा वोट शेयर कम होता है, हमसे जुड़े हुए वोटर कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल विचारणीय ये भी सवाल है। बाकी ये है तो उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और खास करके उसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा देखा है, उनके विकास देखे हैं और उन्हीं के उससे हिसाब से हमारी पार्टी आज दोबारा फिर रिपीट हुई है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है, कोई परमानेंट पद नहीं होता। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ किसी को भी वो व्यवस्था सौंपी जाती और जिसको सौंपी जाती है वो बाखूबी काम करता है। उसी हिसाब से हमारे जो मुख्यमंत्री बदले गए, तो पहले जो हमारी महिला मुख्यमंत्री थी उनको हमने यानी कि बीजेपी ये मानती है कि मोदी के चेहरे ने उत्तराखंड में बीजेपी को जिताया है। जो बीजेपी की जो हवा थी वो बरकरार रखी है। हाँ, और पार्टी का विकास, जो मोदी जी के मार्गदर्शन में जो विकास हो रहा है वो विकास मुक्त। जिस तरह से मोदी जी ने शौचालय की व्यवस्था, पहाड़ों में भी एक मकान भी जहाँ था उनको शौचालय की व्यवस्था दी। जिस तरह से हमने वहाँ धुआं से मुक्ति कराई, वहाँ की हमारी माताएं बहनाएं जंगलों में पहाड़ों में लकड़ियां ढूंढती घूमती थी, हमने उनको गैस उपलब्ध कराई। और कोरोना काल में जिस तरह से हमने ये बड़ी बात आपने निकाली कि केंद्र के कार्य से राज्य की जनता खुश हुई। क्या शायन चौधरी जी ऐसा ही है कि केंद्र के कार्य से राज्य की जनता संतुष्ट हुई है, खुश हुई है, यही वजह है कि बीजेपी को जनाधार दिया है? कार्य हुए, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कार्य हुए हैं, चारधाम रोड का निर्माण हुआ है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है और तमाम ऐसे कार्य हैं जो केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर किए हैं और उससे राज्य की जनता ने ये माना है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है और उसी के आधार पर उसने अपने वोट का प्रयोग किया है और उसी का ये नतीजा है कि आज 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य में एक जो किदवंती थी वो टूट गई है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अन्यथा एक किदवंती यहाँ लगातार चली आ रही थी और वो कहने में आती थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, एक बार कांग्रेस की सरकार होगी, तो वो किदवंती भी टूट गई है और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य की सरकार के जो कार्य किए गए हैं उन पर राज्य की जनता ने अपनी मोहर लगाई। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार को जनता ने स्वीकार किया है। बहुत शुक्रिया शायन चौधरी जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ब्यूरो चीफ शायन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे। रत्नेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद। रत्नेश जी, बहुत मेहनत की कांग्रेस ने, बहुत मेहनत की, लेकिन आप लोगों की मेहनत से जनता क्यों नहीं खुश हुई? देखिए, जहाँ तक मेहनत की बात है तो हर एक राजनीतिक दल मेहनत करता है और हम अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच गए। हो सकता है कि जनता ने अभी हमें उस लायक नहीं समझा कि हम दोबारा से सत्ता में आए और उनकी सेवा करें। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है और हमारी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। हम विपक्ष में तो बैठेंगे और विपक्ष में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चेताते रहेंगे कि आपको केवल जनहित के कार्य करने हैं, कोई इधर उधर का कार्य आप नहीं कर सकते। नहीं रत्नेश जी, माना कि कांग्रेस को कम सीट मिली, लेकिन इस चीज की आशंका नहीं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो खुद हार जाएंगे? देखिए, आशंका तो इस बात की भी नहीं थी मैडम कि पुष्कर धामी जी भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जनता ने जो निर्णय लिया, आप बताइए, जिस युवा मुख्यमंत्री के नाम पे ये चुनाव लड़ने गए वो युवा मुख्यमंत्री अपनी स्वयं की सीट नहीं बचा पाया जी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हारे तो इनका वर्तमान का भी मुख्यमंत्री हारा है।
इसका मतलब ये भी आप निकाल सकती हैं कि इनके मुख्यमंत्री चेहरे को ही, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को ही जनता ने नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। नहीं तो रत्नेश जी क्या मानते हैं, बीजेपी को आखिर जनता ने जनाधार क्यों दिया, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की? अगर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री का चेहरा था उसे ही जनता ने नकार दिया, तो किस वजह से उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को वोट दिया? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, दोबारा से पूछिए। अगर आप कह रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसे ही नकार दिया उत्तराखंड की जनता ने, तो बीजेपी को उत्तराखंड की जनता ने जनाधार क्यों दिया, किस वजह से दिया, क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री एक पार्टी का चेहरा होता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकता, पार्टी की नीति नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पे जनता ने नापसंद किया हो। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी पर चलने वाली पार्टी है, और हमें मानते हैं कि अगर जनता ने किसी पार्टी को मैंडेट दिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है आईसी जी, मैंने तो जब हरीश रावत का सवाल किया तो क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि पुष्कर सिंह धामी भी तो हारे हैं, तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, अब मजबूती से विपक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा, क्या इसके लिए आगे के लिए बीजेपी तैयार है? नहीं फातिमा जी, बीजेपी हरदम तैयार रहती है, और बीजेपी का एक ही आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इसको लेके चलते हैं, हमारी यही रणनीति होती है कि हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक हमारा विकास उस तक पहुंचना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हारे। मेरे पास तो जवाब नहीं था, आपके पास क्या जवाब है इसका? पुष्कर सिंह धामी, हाँ मैंने कहा ना कि उसके ऊपर चिंतन हो रहा है, हो सकता है कहीं कोई जनता उनको ठीक से समझ ना पाई हो। बहुत सी बातें होती है, उनको समय कम मिला, समय उनको हो सकता है भरपूर मिल जाता, जनता उनको अच्छी तरह समझ लेती, न समझ पाई हो जनता, तो ये कमियां हो सकती है कहीं ना कहीं कि जनता न ठीक से समझ पाई हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या 2 महीनों पहले जो फैसला लिया गया था आला नेतृत्व की तरफ से, वो गलत फैसला लिया गया था, ये मानती है बीजेपी? नहीं, पार्टी का फैसला कभी गलत नहीं होता, पार्टी का फैसला सही होता है, और जनता के हाथ में है। जनता किसको चुनना चाहती है वो जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जनता का मूड वहाँ हो सकता है पुष्कर धामी के प्रति एक पॉजिटिव न रहा हो, वो बात अलग है, उसने वहाँ कुछ अलग सोचा हो, वो बात अलग हो जाती है। इसमें हमारी पार्टी का, हमारे आला कमान का कभी कोई फैसला गलत नहीं होता है। जनता अपनी जगह होती है और जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता जो जिसको चुनती है वो जनता का आशीर्वाद होता है, तो इसमें हम जनता को भी गलत नहीं कह सकते, और हमारी पार्टी के डिसीजन जो होते हैं वो भी गलत नहीं है। बात यह है कि सोच वहां जनता की थी, जनता को अगर समझ में नहीं आया तो नहीं चुना, बाकी हम उसको भी लेके चल रहे हैं कि क्यों नहीं चुना, वो कहाँ हमारी कमियां हैं, जनता हमें क्यों नहीं समझ पाई, तो उन कमियों को हम बिल्कुल उसके ऊपर हमारा मंथन चलता है और उन कमियों को हम दूर करेंगे कि क्यों नहीं हमें चुन पाई। गहनता से मंथन की जरूरत है यहाँ पर। अब फैसले भी बड़े सोच समझ के लिए जाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया उससे तो यही प्रतीक होता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं और बहुत ऐसे डैमेज है जिसे कंट्रोल करना है। रत्नेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी कि बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा था कि अब की बार कांग्रेस आएगी उत्तराखंड में। बहुत ऐसी चीजें थी, बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसके जरिए से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की गई थी। जहां तक बीजेपी का भी यही कहना है कि किसान को भड़का के आंदोलन भी किया गया ताकि बीजेपी सत्ता में वापसी ना कर पाए। बावजूद कड़ी मेहनत के यहाँ पर बीजेपी की वापसी हो गई, जनाधार से भी ज्यादा सीटें आई हैं। तो कहां पर चूक रह गई, कहां पर कमी रह गई, क्या मानते हैं रत्नेश जी? रत्नेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है कांग्रेस प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी से।
तो ऐसी जी मैं आपके पास आऊंगी कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अब बीजेपी रूपरेखा तैयार करने वाली है, किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी पद को लेकर, तो इसको लेकर कब मंथन होगा, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है? फातिमा, मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि क्या हुआ है। उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो और भी 3 राज्य रहे, तो हमारी जब सरकार आई उसके बाद आपने देखा होगा 2.5-3 साल जो है ना कोरोना की महामारी, तो जिस गति से वहाँ के विकास कार्य सब होना चाहिए उनमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा जितना करना चाहिए तो हम विकास कार्य तो हमने करे, तो अगर विकास नहीं करते तो जनता हमें दोबारा चुनती ही नहीं। जो रिकॉर्ड टूटा है उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का, यहाँ का रिकॉर्ड था कि यहाँ दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं होती, और उसके बाद भी हम वहाँ रिपीट हुए हैं। जनता ने हमें पुनः वहाँ मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, वो भी भरपूर। ये नहीं कि 1-2-4 सीट से दिया हो, भरपूर दिया है हमें। तो ये कहीं ना कहीं विकास तो हमारी जनता के बीच में बहुत अच्छे हुए हैं, और ठीक है कोई एक आध जगह कहीं कभी पेशी हो सकता है, लोगों को समझ में ना आई हो। और फिर सबसे बड़ी 2.5 साल वहाँ जो जिस गति से कार्य होना चाहिए कोरोना काल में उतना विकास हम नहीं गति दे पाए होंगे, ये भी थोड़ा बहुत कमियां रह जाती है। मगर अब 5 साल में कोरोना भी हमने खत्म कर लिया है। जिस तरह से हम वैक्सीन ले आए और 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से वैक्सीन आई, हमारी देश की सरकार लेके आई, हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास रहे उसमें, उससे वैक्सीन जल्दी बनी और हमने अपने देश को महामारी से उबारा। और विकास कार्य हमारे निरंतर चल रहे हैं। पहाड़ों में देखो, अब रोडों का हमने जाल बिछाया है, दिल्ली से कितना अच्छा हाईवे दिया है आज उत्तराखंड के जाने के लिए, कि जो 2-2 घंटे में सफर तय करते थे आज वो 40-45 मिनट में सफर तय कर रहे हैं। ये जनता सब देख रही है कि काम करने वाली सरकार कौन है। यही उत्तराखंड के लिए जब हम जाते थे मेरठ से हरिद्वार और सहारनपुर इधर होते हुए, तो आप देखिए कि रोडों की क्या हालत होती थी कि गाड़ी में बैठने वाले की कमर टूट जाती थी। आज आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप दिल्ली से कब चले और आप कब हरिद्वार पहुंच गए। तो ये सब चीजें हैं, जनता ने ये सब देखी है, और ये प्रयास हमारे कभी रुकते नहीं है, ये निरंतर चलते रहते हैं। आज भी चल रहे हो, आगे भी इसकी गति बढ़ेगी आम जनता के कामों में, क्योंकि हमारी सरकार अगर पहाड़ की स्थिति की बात कर ले तो कुल मिलाकर 22 साल हो गए इस राज्य को बने हुए हैं, और ऐसे में अभी भी पलायन वैसे ही जारी। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई हैं। जो दोबारा आप सत्ता में आए हैं, क्या जनता को इस चीज की उम्मीद होगी कि आप ऑल वेदर रोड का भी काम करवाएं, आप जो पहाड़ पे जो पलायन हो रहे हैं उसको भी रोकना एक बड़ा टास्क है सत्ता में आई पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि देवस्थानम बोर्ड की जो नाराजगी चल रही थी उसको भी दूर करना है। बहुत ऐसी चीज है जो अभी बीजेपी को करना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल हमारी सरकार का यही एक सबसे बड़ा प्लान है कि घूमने के हिसाब से तो हमारे उत्तराखंड के वासी बाहर आए, मगर धंधे बिजनेस के लिए बाहर उनको आने की जरूरत ना पड़े। उनको वहीं पर कुछ ना कुछ रोजगार बिजनेस धंधे पान दिए जाएंगे, जिससे वो वहीं पर करें अपने और वहीं रहें। तो ये सरकार का इस पर विचार चल रहा है, और सरकार इसमें कार्य शुरू भी कर चुकी है। तो आप देखिए जिस तरह से प्लानिंग पहले हो रही उसमें रुकावट आई, उसमें गिरावट आई, उतनी नहीं है हो रही। इसलिए लोग उत्तराखंड से पहले दिल्ली और अन्य राज्यों के लिए, अन्य शहरों के लिए भागते थे, अब उतने नहीं आ रहे। पहले तो पूरे निर्भर ही बाहर के ऊपर थे, अब नहीं है। हमारी सरकार ने विपक्ष हमेशा एक और मुद्दा उठाता रहा है, वो है बेरोजगारी। जो हमारा देश 40 साल पहले पीछे चला गया, 40 साल पीछे चला गया बेरोजगारी को लेकर, उस पर बीजेपी को बड़ा काम करना है, क्योंकि अब जनता ने डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर स्वीकारा है, बड़ी उम्मीद से स्वीकारा है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, युवा को कुशल रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े अवसर मिलेंगे, विकास आगे बढ़ेगा, और ऐसे में पलायन नहीं होगा, शिक्षा का जो मॉडल है नए स्तर पर चलेगा। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी में जनता ढूंढ रही है। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, देखा होगा आपने, इस तरह से हम उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो हम विकास कर रहे हैं, तो विकास करेंगे, कोई मानो एक कहीं थर्मल प्लांट बना रहे या हाईवे बना रहे
या अन्य कोई ओवर बना रहे या अन्य कुछ और कार्य कर रहे, तो जो काम होंगे तो उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, बेघर लोगों के तो बनेगा नहीं। तो आप सोचिए कि जब इतने बड़े कार्य होंगे तो क्रैकर्स है ना, उसे ठीक करना पड़ेगा। जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अधिकारी और विधायक के बीच जो तल्खियां हैं, संगठन के बीच जो तल्खियां हैं, उसे दूर करना होगा, तभी जाके पुरजोर वहां पर विकास हो सकेगा। तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो आपके एजेंडे में है, जो प्रायोरिटी आप देते हैं, उसको तभी आप पूरा कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल फातिमा, ये जो आप कह रही हो, मैं इसके ऊपर बिल्कुल पार्टी भी विचार करती है और ये पार्टी की निगाह में रहता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के और पार्टी के बीच में जो है ना तालमेल कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती, तो हमारा प्रयास हरदम ये रहता है इनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और हमको दूर करते भी है। क्योंकि एक बात आप बिल्कुल मान के चले, जो सरकार जो चाहती है अधिकारी उसी तरह से चलता है। अगर सरकार का रवैया भाप लेता है अधिकारी कि यहाँ हमें काम ठीक से करना है और वो उसी हिसाब से करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हमसे पहले वो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी क्या काम करती थी, किसी के पैर छूती थी, किसी की पैर ढूंढती थी, ये काम था। और गुंडे माफियों को वहां वो पुलिस संरक्षण देती थी। आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां गुंडे माफियों को पकड़ करके जेल में डाल रही है। तो ये सत्ता का ही तो है कि जो सत्ता में बैठा है वो क्या चाह रहा है। तो हमारी सरकार कहीं भी हो, हमारी सोच, हमारा एक तरीका एक जैसा ही होता है कि हमें वहां के अधिकारियों से काम लेना है, जनता के लिए काम कराना है, हमें उन्हें अपने लिए नहीं रखना है, ना ही उनकी मनमर्जी करते थे। तो इसमें बखूबी हमारी जगह कामयाब हुए, इसलिए हमारी हर जगह सरकारें रिपीट हो रही है। और आगे भी देखना, आप जहां भी आगे और भी चुनाव होने वाले, वहां हम जहां है वहां रिपीट होंगे, जहां नहीं है वहां हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम कार्य करते हैं, लोगों के विकास करते हैं, हम जनता के लिए सोचते हैं। हमारी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, हमारी पूरे 130 और बीजेपी पर हमेशा ये सवाल उठता रहा है विपक्षों की तरफ से, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, कट्टर हिंदूवादी, और ऐसे में जो अन्य जो धर्म है उनके खिलाफ बोलती है, और यही वजह है कि हिंदुत्व का वोट बटोरने की कोशिश करती है। चाहे राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर बनवाना, चाहे कहीं मथुरा में मंदिर की बात हो, उस मंदिर को लेकर हमेशा वोट बटोरने की बीजेपी कोशिश करती है। ये हमेशा आरोप लगते रहे हैं विपक्ष की तरफ से। क्या ऐसा है, मानते हैं बीजेपी? आत्मा बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती है। आपने देखा होगा कि हमने जब गरीबों को मकान बांटे तो उसमें हमने कभी जाति मजहब पंथ नहीं देखा है, सबको दिए। उत्तर प्रदेश में अकेले में हमने 45 लाख मकान दिए हैं गरीबों को, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होने वाले अन्य कास्ट और अन्य धर्म से है। तो ये बात तो हमसे कतई कही नहीं जा सकती कि हम जाति पंथ मजहब की बात करते हैं। ये तो दूसरी पार्टियां करती है जो खुल के एक समाज का वोट लेने के लिए जो है ना दिखावा करती है कि हम आपके हितैषी है, मगर वो हितैषी नहीं होती। अगर वो हितैषी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है, कितना मुस्लिम समाज का भला किया बताइए, कितने लोगों को मकान दिया, कितनों को नौकरियां दी। मगर हमारे शासन काल में आज मुसलमान पूरा खुश है, आगे होके आ रहे। आज आप देखो मिठाइयां बांट रहे, जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समाज के लोग। माताएं बहनें कह रही कि एक पहली पार्टी है जिसने इतना बड़ा हमें जो ना दिया है, एक हमें 3 तलाक से मुक्त कराया है। और ये इन्हीं सब पार्टियों ने, जब हम 3 तलाक लेके आए थे तो इन सब पार्टियों ने इसका विरोध किया था। तो हमने, हमारे ऊपर ये कभी तो लांछन लग ही नहीं सकता है कि हमने धर्म और मजहब की बात करते। लेकिन हमारे तो इस चुनाव ने ये भी बहुत साफ कर दिया है कि विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अगर बीजेपी को कहीं से भी बीजेपी की चूक हुई तो वो विपक्ष रोकेगा, और वो जो झोली में आएगा वो वोट के तौर पर आएगा विपक्ष के पास। आत्मा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष को बिल्कुल कड़े से कड़े, बिल्कुल अच्छे शब्द रखना चाहिए, मगर वो जनता के हित के होना चाहिए। वो अपना हित ना देखने लगे उसमें।
सरकार की अगर कहीं कमजोरी नजर आती है तो बिल्कुल उसको बखूबी मंच पे आके कहना चाहिए कि सरकार यहाँ कमजोर है और सरकार को ये करना चाहिए, मगर उसमें सरकार का विरोध नहीं, सरकार का विरोध करते करते आप देश का विपक्ष मजबूत हुआ है आईसीजी, लेकिन वोट के मामले में भी विपक्ष मजबूत हुआ है पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो। इसके लिए भी क्या बीजेपी रिस्क लेगी? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये विपक्ष नहीं, ये 2.5 साल के कोरोना काल की जो एक महामारी चली उसका जो भ्रम फैलाया गया लोगों में, उससे कुछ लोग जो है ना नहीं समझ पाए सरकार के कामकाजों के बारे में। हालांकि वो आप समझ रहे हैं कहीं जात मजहब में बट गए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जगह जगह एक मुस्लिम कार्ड खेला गया इन पार्टियों की तरफ से, मगर हमारी पार्टी ने कोई नहीं, हमारी पार्टी का कभी धर्म और इससे कोई लेना देना नहीं रहा। हाँ, प्रभु राम को हमारे धर्म में आस्था है, भाई हमको हमारे प्रभु राम है, हमारी आस्था है 100 करोड़ हिंदुओं की, मगर हमने कभी मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं किया है, कभी ये नहीं कहा है कि किसी इनका धर्म ठीक नहीं है, क्योंकि हम अपने के लिए जितना आस्था रखते हैं उसको दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान देते हैं। ये हमारी पार्टी का शुरू से एक सिद्धांत रहा है। हमने कभी किसी धर्म का, आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी अगर अहमदाबाद जाते हैं तो वहां भी जरूर मस्जिद में होके आते हैं, मौलवियों पीरों से सबसे मिलते हैं। हम कभी किसी का विरोध नहीं करते, एक तरफा नहीं रखते। और ये सब हमें तो ये कहता हूँ हर धर्म को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने धर्म को मानिए, अच्छी तरह से मानिए, दिल से मानिए, मगर दूसरे धर्म का भी सम्मान करें। यही हमारी एक बहुत हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मगर जहां पर ये पार्टियां उनके अंदर जहर बोने लगती है ना, धर्म मजहब की बात करने लगती, वहां पर वो धर्म भी भटक जाता है। पार्टियां तो भटकी हुई होती है और वो भटकाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लपेटे में लेकर विपक्ष आखिर में आपको ही घेरता है, बीजेपी को ही घेरता है, और फिर उसका जवाब तो बीजेपी ही देती है। आपके पास लौटेंगे आईसीजी न्यूज रूम से लाइव आसिफ खान जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। आसिफ खान जी, अब यहाँ पर अब परिणाम तो सामने है, जनता का जनाधार भी सामने है, जनता ने क्या मत दिया है ये भी सामने है, लेकिन सवाल इस बात का है जिस नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव हुआ है वो नेतृत्व ही हार गया, यानी पुष्कर सिंह धामी ही हार गए, युवा मान्य चेहरा। क्या पीछे की वजह मानते हैं, और जो सीटों की कमी हुई है पहले के मुकाबले उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, गनीमत है बीजेपी के लिए इस बात को लेकर कि 40 से ज़्यादा सीटें उनकी आई हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इतने भी उम्मीदें नहीं थी, ना बीजेपी को इतनी उम्मीदें थी, ना जो विशेषज्ञ थे वो इस मान को लेकर चल रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। कांग्रेस बड़ा विश्वास के साथ लड़ रही थी, कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार वो बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह थी वो अंतर्कलह लेकर डूब गई कांग्रेस को, और उसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जा रही है। इसमें कई ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं। एक सबसे ज़्यादा राजनीतिक ऐतिहासिक चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड के गठन के बाद एक बार जिस पार्टी की सरकार बनती है दोबारा उसकी सरकार बनने के लिए जा रही है फातिमा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक उत्तराखंड में ये हुआ चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अगर एक बार सरकार बन गई तो दोबारा उत्तराखंड के लोग उस पार्टी की सरकार नहीं बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि कामकाज को लेकर उत्तराखंड के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो उत्तराखंड में विकास के काम जितने होना चाहिए विकास के काम नहीं हुए। राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे कि उत्तराखंड के लोगों की, इस पहाड़ के टुकड़े के लोगों की अपनी सरकार होगी, अपने यहाँ के प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, उनका अपना मुख्यमंत्री होगा, अपने बीच के लोग होंगे, तो अपनी योजनाएं होंगी, तो यहाँ पर विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है उत्तराखंड के गठन को, तो विकास नहीं हुआ। इसीलिए 5 साल के बाद लगता था जनता को कि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, अब दूसरी पार्टी को हम मौका देते हैं, और विकल्प भी नहीं थे, बीजेपी और कांग्रेस इसी हिसाब से सरकार चलाते आ रहे थे। लेकिन इस बार उत्तराखंड की जनता ने फिर से बीजेपी के ऊपर विश्वास किया, और ऐसा विश्वास किया कि फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार ये लेकर आए। हालांकि सीटें इनकी कम हो गई, 57 सीटें थी, अब उस काफ़ी कम हो गई सीटें, लेकिन फिर भी
बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा पुष्कर सिंह धामी के लिए। यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि 2017 में जो जल्दबाजी में पद दिए गए हैं, क्या 2022 में उसका खामियाजा उठाना पड़ा है? अब बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मंथन की जरूरत है, क्योंकि जरी से भी चूक हुई वोट का जो प्रतिशत है वो विपक्ष के पाले में जा सकता है। मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सीटें कम हुई है तो इसको लेकर भी मंथन बीजेपी को करना पड़ेगा। अगर सीटें पहले से बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर आपका ग्राफ कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो आपको मंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्यों कम हुई, किस वजह से कम हुई है। क्या क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड के अंदर जाना, विशेषज्ञ जो बात कह रहे थे, कई एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो कुछ कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी भी घबरा रही थी कि आखिर क्या हो सकता है वहाँ पर। तो इसको लेकर मंथन करना पड़ेगा। 2024 में जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे, उससे पहले जो जो कमियां खामियां थी, जो नाराजगी थी, उसको दूर करना पड़ेगा। उनको लगा कि जहाँ जहाँ काम अभी बाकी रह गए उसको जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि 2024 तक जो नाराजगी थोड़ी बहुत है उस नाराजगी को दूर किया जाए। 2024 में फिर से वैसे ही जो 2019 में चारों सीटें लोकसभा की सभी सीटें जो है उत्तराखंड से मिली थी बीजेपी को, अगर उसको फिर से लाना होगी तो जो आप बात कर रहे हैं कि सीटें कम हुई तो मंथन की जरूरत है। मंथन करके उस नाराजगी को दूर करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और आईसी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बहुत मोटी मोटी बात कही है कि अगर आपको 2024 में अपनी सीट बरकरार रखनी है तो उन सभी डैमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा जो अभी फिलहाल दिख रहे हैं सीटों के माध्यम से। बिल्कुल आसमा, हम हर चुनाव के बाद हम विचार मंथन करते हैं, पूरी पार्टी पे विचार करती है कि अगर हम चुनाव में वहां कहीं कमजोर रहे तो हम अपनी कमजोरियां सबसे पहले तलाशते हैं। और सबसे मुख्य बात होती है कि हमारा जो मुखिया है नरेंद्र मोदी, वो इन चीजों पे विशेष ध्यान रखते हैं। वो कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। उनकी एक ही सोच रहती है कि उस प्रांत की जनता को, वहां की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा अपने नजदीक कैसे ला सकें। और नजदीक लाने का मुख्य कारण होता है वहां का विकास, वहां का रोजगार, वहां की शिक्षा, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो ये सब चीजें, हमारी पेय व्यवस्था, ये सब चीजें होती है। तो ये इसमें सरकार हमारी कभी पीछे नहीं रहती है। जो हमने दोबारा सरकार रिपीट करी है, आप सोचिए कि हमें कार्य करने का बहुत अल्प समय मिला। 2.5 साल तो हमारी सरकार कोरोना से लड़ती रही है, फिर भी हम वहां रिपीट हुए तो जनता के बीच में हमारे कार्य तो बहुत अच्छे हुए ही है। और अब 5 साल का फुल कार्य मिलेगा। आपके पास आऊंगी आसिफ जी। आसिफ खान जी कुछ बोलना चाहते हैं। आसिफ खान जी, आप बोलिएगा, लेकिन एक चीज भी मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर उत्तराखंड के अंदर सही तरीके से सरकार काम कर रही थी तो क्या वजह थी कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए? 3 मुख्यमंत्रियों का बदलने का मतलब है कि बीजेपी ही अपने मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्रियों की अगर हमें जरूरत पड़ती है कि दूसरा जो भेजेंगे तो वो हो सकता है इससे भी बेहतरीन। इसका मतलब ये नहीं कि पहले था वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा था। हम सोचते हैं ये भी बेहतरीन कर सकता है, दूसरा उससे भी अच्छा कर सकता है। हो सकता है जो वहां मुख्यमंत्री है वो केंद्र में बेहतरीन कर सकता है। तो ये हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की एक रणनीति होती है। उस रणनीति के साथ हम ये काम करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुख्यमंत्री काम ठीक नहीं कर रहा है। अगर काम ठीक नहीं कर रहे होते तो ये सरकार दोबारा रिपीट ही नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारी आवश्यकता होती है कि किसको हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, हाईकमान के साथ साथ जनता भी ये डिसाइड करती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है। नहीं, वो रिजल्ट बता रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने लेकिन वो खुद ही हार गए। ऐसा क्यों? क्या वजह, क्या मान रहे हैं? हारने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसका ये कारण नहीं है कि मुख्यमंत्री बदले गए इसलिए हार गए, क्योंकि अगर तो मानते हैं आईसीजी चूक हुई है यहाँ पर हाईकमान की तरफ से। कई बार मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी जो चेहरा लेकर आगे बढ़े थे वो ही चेहरे को जनता ने नकार दिया। नहीं फातिमा, ये इस बात को बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं कह सकते कि जनता ने नकार दिया। जनता ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है, इसको नकारना कैसे कह सकते हैं कि जनता ने नकार दिया? ठीक है, मुख्यमंत्री, अगर एक हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है वो हार गया तो उस एक पर्सनल सीट पे कहीं कमजोरी हो सकती है,
मगर ये नहीं कह सकते जनता ने नकार दिया। जनता ने तो हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है, जी दोबारा हमें वहां सरकार में लेके आए, तो जनता के प्रति हम कतई ही इस तरह की बात नहीं कह सकते। जनता हमारी है, उत्तराखंड की पूरी जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद तभी देती जब जनता के बीच उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे। ठीक है, पर्सनल एक कोई सीट पे ऐसी कोई कमजोरी रह जाती तो इसका मतलब पूरा उत्तराखंड खराब थोड़ी हो गया। अगले सीएम कौन बनेंगे? सीएम कौन बनेंगे, किसकी उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, सीएम हमारा पार्लियामेंट बोर्ड का कार्य है और वो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले कहा जाता कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीतते हैं चुनाव। तो चुनाव तो जीत गए, तो क्या पुष्कर सिंह धामी बनेंगे सीएम? नहीं, बन भी सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ये हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के अधिकार में होता है, कोई इस चीज को डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी घोषणा तो पहले कर दी गई थी। घोषणा तो पहले कर दी गई थी कि अगर चुनाव जीते तो यही सीएम बनेंगे। अब देखिए चुनाव में या सरकार चलाते हैं तो हो सकता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में कम वक्त दे देते हैं, तो इससे जनता नाराज हो जाती है क्योंकि उनको पूरा राज्य देखना है। तो इसलिए हो सकता है, या कुछ समीकरण कभी ऐसे बन जाते हैं कि दूसरे पार्टी का मजबूत हो जाता है वहां पर, या उनने बेहतर काम कर दिया, लेकिन वो तो पूरे राज्य में काम कर रहे थे, बेहतर काम था, इसीलिए फिर से सरकार बनी। तो क्या इस लिहाज से पुष्कर सिंह धामी को फिर से सीएम बनाया जा सकता है? ऐलान तो पहले ही कर दिया था, अब अपनी बात से पलट तो सकते नहीं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हमने ऐलान बहुत कम ही हमारे यहाँ करा जाता है, हमारे यहाँ नहीं करा जाता। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद ही उसका विचार किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हमारी पार्टी है वो बहुत बड़ा संगठन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी कोई परिवार की पार्टी नहीं है जब पहले से ही चेहरा डिसाइड रहता है कि अध्यक्ष यही रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो यही बनेगा। तो हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। हमारे सारे बड़े नेता कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी के सरपरस्ती में ही हो रहा है, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। हर नेता ये बात कह रहे थे। नहीं, गलत, आप ये गलत कर रहे हैं। ये बयान हमारे यहाँ किसी का नहीं है कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे। ये जरूर है कि वो हमारे वहाँ के उनको चेहरा बनाया है कि चुनाव इनके मार्गदर्शन में हो रहा है, फिर भी चुनाव कराने के लिए हमारी पॉजिटिव। कैप्टन साहब, और क्या होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ये है, तो यही चीज तो होती है। आप घुमा के किधरी से नाक पकड़ ली, कान पकड़ लीजिए। नहीं, वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे उपयोगी है और उस पार्लियामेंट उनके ऊपर भी विचार कर रही है। ऐसी बात नहीं, उनके ऊपर नहीं विचार कर रही, उन पे भी विचार कर रही है। हो सकता है पार्लियामेंट को उनकी और कहीं बहुत अच्छी जरूरत हो, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को एक ऐसा पद नहीं है कि वो उस पर एक ही शख्स रहेगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक पार्टी का विशाल समूह है, इसकी कहाँ उपयोगिता बहुत अच्छी रहेगी उसको वहां लगाया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ किसी को ये जरूर नहीं कह सकते कि नहीं यही रहेगा। हमारे यहाँ हो सकता है 3-4 भी बन सकते हैं, 3-4 भी बन सकते हैं। 4 तो क्या कैप्टन जी, पिछली सरकार में 3 बने, अगर राज्य मुख्यमंत्रियों के तो मौका मिल जो दोहराया गया है, जो किया गया है, 3-4 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, क्या 2022 उत्तराखंड की राजनीति का चलन है ये? देखिए साहब, ये बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, ये उत्तराखंड की राजनीति का चलन है। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी 2 मुख्यमंत्री बना दिए, तो आपने कहा कि लाओ हम इनसे 1 बढ़ती बनाते हैं, आपने 3 बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले हमारी महिला जो मुख्यमंत्री थी, उनकी उपयोगिता हमने दूसरी जगह बहुत अच्छी समझी, इसलिए उनको लेके गए, इसलिए बदलना पड़ा। और पहले जो बदला वो भी केंद्र में उनकी बहुत अच्छी उपयोगिता थी। तो ये सब चीजें देख किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 2 बना दिया, 3 बना दिए। हमारे यहाँ 2-3 का ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है सर, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त की कमी है, आपको माफी चाहती हूँ, यहीं पर रोकूंगी। आसिफ खान जी बहुत शुक्रिया, न्यूज रूम से लाइव आप जुड़े हैं। कैप्टन आईसी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं, अपने विचार रखें। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का है, क्या उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा करेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही रखेगी, या फिर संभावित चेहरे कोई और भी हैं जिस पर अटकलें लगाई जा रही हैं? कई ऐसे नाम है सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वो नाम क्या होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी पार्टी फॉर्मूले के सहारे है। धामी विधायक या फिर सांसद, कौन बनेगा सीएम? इस पर पूरी गंभीरता के साथ मंथन जारी है। इस पर देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड चुनाव नतीजे आने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंप दिया। नई सरकार बनने तक राज्यपाल ने धामी को कार्यवाहक के तौर पर बने रहने की बात कही। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। सीएम पुष्कर धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने के बाद पार्टी आला कमान को भी मुख्यमंत्री चुनने के लिए फॉर्मूले तलाशने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी आला कमान फॉर्मूलों के साथ मुख्यमंत्री तय कर सकता है, जिन्हें लेकर पार्टी के भीतर चर्चा भी चल रही है। बीजेपी का फॉर्मूला एक देखें तो इसके मुताबिक धामी को मुख्यमंत्री बनाकर बाद में उन्हें किसी सीट से विधायक का इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप धामी को हारने के बाद एक और मौका दे सकती है। इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। हालांकि 2022 में फिर से धामी सरकार बनाने के दावे को लेकर केंद्र सरकार ने ऐलान किया था, जिसको लेकर ये संभव है कि धामी को सीएम बना सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करें तो बीजेपी सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के नामों पर चर्चा कर सकती है। पार्टी आला कमान के पास दूसरा फॉर्मूला है कि वो जीते हुए विधायकों में से ही किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। साल 2017 के चुनावी नतीजों के बाद भी बीजेपी ने यही किया था, जो 2022 में भी आजमा सकती है। फॉर्मूला नंबर 3 के अनुसार एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी बीजेपी आला कमान किसी सांसद को सीएम बना सकती है। जिस तरह से सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसे इस बार भी सीएम धामी के बदले किसी सांसद की लॉटरी लग सकती है। उत्तराखंड सीएम को लेकर विचार विमर्श और राय मशवरा जारी है। फॉर्मूले के तौर पर भी सीएम की दावेदारी को तय किया जा रहा है। उत्तराखंड की सत्ता का कौन मुख्यमंत्री होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। उत्तराखंड चुनाव नतीजे आने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने तो वाकई नतीजों के बाद अब वक्त है कि उत्तराखंड में सरकार का गठन कैसे हो और किन किन लोगों को मौका दिया जाए। उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आने के बाद से सीएम पद को लेकर चर्चा जोरों पर है। पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे के बीजेपी के आलाकमान ने 2 नामों पर मंथन किया है। वो नाम क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया। और जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। सीएम पुष्कर धामी के खटीमा से चुनाव हार जाने के बाद पार्टी आला कमान को भी मुख्यमंत्री चुनने